साथियों, आप सभी का पीजीएन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे जो कि 17 नवंबर 2020 के होंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ओलिव रिडले कछुओं पर अध्ययन के संदर्भ में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि उड़ीसा सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, से ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की गतिविधियों के बारे में नए सिरे से अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। इससे राज्य को अपने तट पर इनके ओलिव रिडले के संरक्षण प्रयासों को नवीनीकृत करने में मदद मिलेगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओलिव रिडले समुद्री कछुए से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं, ये विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे छोटे कहाँ होते हैं? समुद्री कछुओं में ये सबसे छोटे होते हैं। और यदि आयुष्मान की रेड लिस्ट में देखें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हैं। तथा ओलिव रिडले कछुए तथा इसी प्रजाति के कैंपस रिडले कछुए जो होते हैं, ये अपने विशिष्ट सामूहिक घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। ये जो सामूहिक घोंसले होते हैं, इन्हें अरीबाडा कहा जाता है। तो ये कहीं आ जाए अरीबाडा क्या होते हैं, तो ओलिव रिडले के जो सामूहिक घोंसले होते हैं, इन्हीं को अरीबाडा कहा जाता है। समुद्र तटों पर इन घोंसलों में मादा ओलिव रिडले जो होते हैं कछुए हजारों की संख्या में एक साथ अंडे देने के लिए हर साल ये आती हैं। तथा यदि उड़ीसा में देखें कि ये कहाँ पर ये अंडे देने का कार्य करते हैं या इनके घोंसले कहाँ पे होते हैं, तो उड़ीसा के गंजम जिले में ऋषिकुल्ला नदी तट, इसके अलावा गहीर माथा तट और देवी नदी का जो मुहाना है, ये उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुओं द्वारा अंडे देने के प्रमुख स्थल हैं। तथा यदि पूरे विश्व में देखें कि किन समुद्रों में ये पाए जाते हैं, तो ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के उष्ण जल में निवास करते हैं। मतलब हिंद महासागर में ये जो गर्म जल होता है उसमें ये निवास करते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्रामीण विकास निधि RDF अर्थात रूरल डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब सरकार से ग्रामीण विकास निधि के उपयोग के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। तथा यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पंजाब सरकार है इसको RDF ग्रामीण ये जो विकास फंड है या ग्रामीण विकास निधि, यह मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा प्राप्त होती है। कैसे? तो FCI क्या है? केंद्र सरकार की संस्था है। इसके द्वारा फसलों की खरीद की जाती है, खरीद और बिक्री की जाती है। तो चूंकि जो पंजाब एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में धान और गेहूं की बिक्री की जाती है। तो उससे ये जो RDF ग्रामीण विकास निधि है कलेक्ट होता है। केंद्र द्वारा इस प्रकार की पूछताछ पर ये जो RDF संबंधी जो पूछताछ की गई पंजाब सरकार से, इससे जो है राज्य सरकार इसने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है ग्रामीण विकास निधि के बारे में क्या है क्या, तो RDF जो है यह ग्रामीण विकास निधि अधिनियम 1987 के तहत 1987 के तहत कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर लगाया गया 3% का उपकर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेस होती है। तो दो टर्म होते हैं, एक उपकर होता है, एक अधिभार होता है। एक सेस होता है, एक सरचार्ज। उपकर को सेस कहते हैं और जो सरचार्ज होता है वो उसकी हिंदी अधिभार होती है। दोनों ही क्या होते हैं? टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर जो एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता है उसे ये कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम सेस के रूप में टैक्स ऑन टैक्स लेते हैं, उपकर लेते हैं, तो यह किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए, मतलब किसी विशिष्ट कार्य के लिए हम इसको लिया जाता है। जब सरचार्ज के रूप में या अधिभार के रूप में लिया जाता है, तो उससे जो फंड कलेक्ट होता है वो किसी भी कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह जो ग्रामीण विकास निधि है, इसका जो निष्पादन है वो पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये जो RDF है ग्रामीण विकास निधि, इसका उपयोग कहाँ होता है? क्योंकि इसको कलेक्ट हम करते हैं उपकर के माध्यम से। तो यह जो ग्रामीण विकास निधि है, इसका उपयोग वस्तुतः मंडियों के अंदर और बाहर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। लेकिन अतीत में आरोप लगाए जाते रहे कि राज्य के द्वारा, तब पंजाब राज्य द्वारा इस निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसी के संदर्भ में इनसे जानकारी मांगी गई थी। आगे बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि वर्ष 2008 से भारत में 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को इनके शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं।
यहाँ पर हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का गठन किया और इनका लक्ष्य सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था और शिक्षा में योगदान के लिए इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को और ये भारत में पैदा नहीं हुए थे, ये सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए थे। जबकि इनकी मृत्यु जो होती है वो 22 फरवरी 1958 में दिल्ली में होती है। इसके अलावा IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की नींव रखने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब चर्चा कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका के बारे में। तो वर्ष 1912 में इन्होंने अल हिलाल नामक उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। याद रखिएगा, अल हिलाल यह जो क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इस साप्ताहिक पत्रिका ने मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का था, इसके बाद दो समुदायों मतलब हिंदू और मुसलमानों के मध्य में जो एक नफरत की खाई उत्पन्न हुई थी उसको समाप्त करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूँकि यह जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था, इसमें क्या किया गया था कि जो मुस्लिम थे इनको पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी और सरकार ने अल हिलाल के लिए अलगाववादी विचारधारा को फैलाने वाला मानते हुए वर्ष 1914 में इसे प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ होता है गांधी जी के द्वारा, इसका समर्थन किया और वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये सम्मिलित हो गए। इसके अलावा वर्ष 1923 में इन्हें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जब ये अध्यक्ष चुने गए थे तो इनकी उम्र जो थी वो 35 वर्ष थी, अर्थात उस समय तक ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेसी नेता थे। और यह जो है 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि दिल्ली में, रेगुलर अधिवेशन नहीं था, ये विशेष अधिवेशन था जो कि दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके बाद ये फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1940 में और यह जो बैठक होती है कहाँ पे होती है? रामगढ़ में होती है। और चूँकि 1941 से लेकर 1945 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई भी बैठक नहीं होती, कोई भी सम्मेलन नहीं होता, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है। तो इस टाइम पीरियड में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने ही कार्य किया था। और ध्यान रखिएगा, जो 1923 का जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो रेगुलर सम्मेलन हुआ था, वो आपका होता है बंगाल के काकीनाड़ा में और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने, जबकि जो विशेष अधिवेशन था दिल्ली में उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसके अलावा इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के संबंध में काफ़ी कार्य किया। अबुल कलाम आज़ाद के लिए धर्मनिरपेक्षता जो है एक तरफ वहादत ए दीन के सिद्धांत पर आधारित थी और दूसरी ओर उन्होंने मध्यस्थों के रूप में जो पुरोहित वर्ग था उसकी उपेक्षा करते हुए धर्म को संस्थागत करने का विरोध किया था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आर्मेनिया एवं अजरबैजान के मध्य शांति समझौते पर सहमत के बारे में। तो यह जो टॉपिक है आपका मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान द्वारा रूस की मध्यस्थता में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में, जिसको लेकर इन दोनों के मध्य में विवाद चल रहा था, क्षेत्र में जारी भयंकर लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य लड़ाई को समाप्त कराने के उद्देश्य से रूस, फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में किए गए जो 3 संघर्ष विराम थे समझौते वो शीघ्र ही टूट गए। अभी हाल ही में रूस के द्वारा मध्यस्थता की गई। तो रूस द्वारा यह शांति समझौते का यह नया प्रयास जो है पहले किए गए प्रयासों से भिन्न है। इसमें रूस द्वारा नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में शांति सेना तैनात की गई है और आर्मेनिया को युद्ध के नुकसानों की भरपाई के लिए व्यापक रियायतें भी प्रदान की गई हैं। अब संघर्ष का कारण क्या है? तो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य दशकों से जारी संघर्ष जो है सितंबर के अंत में भयंकर युद्ध में बदल गया और यह जो है रूस क्षेत्र में 1990 के दशक में हुए यह इस क्षेत्र में 1990 के दशक में हुए क्रूरतापूर्ण जातीय युद्ध के बाद सबसे भयानक
लड़ाई थी और इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन यह जो क्षेत्र है इसमें जातीय तौर पर देखा जाए तो अर्मेनियाई लोगों की आबादी है, मतलब बहुसंख्यक में यही लोग हैं। अब थोड़ा सा नागोर्नो काराबाख की कहानी थोड़ी देख लेते हैं। तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है, क्षेत्र को आर्त्साख नाम से भी जाना जाता है और यह जो क्षेत्र है यह काराबाख पर्वत श्रेणी जो कि काकेकस पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। तो काराबाख पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण काकेकस का स्थलरुद्ध क्षेत्र है ये जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु यह विवादित क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा एक तरह से झड़प जो है इन दोनों के मध्य में चलती रहती है। यह पर्वतीय क्षेत्र अजरबैजान तथा इसकी आर्मीनियाई मूल की आबादी के बीच अनसुलझे विवाद का विषय बना हुआ है और यहाँ के जो अलगाववादी हैं, इस क्षेत्र के जो आर्मीनियाई मूल के अलगाववादी हैं, उनको पड़ोसी देश आर्मेनिया का समर्थन मिला हुआ है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद एक संघर्ष में यह जो क्षेत्र था ये अजरबैजान से अलग हो गया। हालांकि वर्ष 1994 में एक संघर्ष विराम पर सहमत बनी थी, परंतु उस संघर्ष विराम के सहमत बनने के बाद भी जो है लगातार इनके यह जो बॉर्डर इलाका है यहाँ पर हमेशा तनाव बना रहता है। और देखा जाए तो आर्मेनिया में जो है ईसाई बहुसंख्यक है जबकि अजरबैजान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। वहीं तुर्की का जो है अजरबैजान जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है इससे घनिष्ठ संबंध है, जबकि रूस को आर्मेनिया के साथ जोड़ा जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यदि मैप में देखें इसकी अवस्थित को, तो यहाँ पर ये दो मैप हैं। सबसे पहले हम लोग विश्व के बड़े मैप में देखते हैं एशिया वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो मैप में आप देखें तो ये है आपका सी है यहाँ पर, और कैस्पियन सी, ये आपका जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कैस्पियन सी है। और यहीं पर आप देखेंगे इससे लगा हुआ जो क्षेत्र है ये अजरबैजान है और यहीं जो हल्का पीला दिख रहा है ये आर्मेनिया है। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है जो कि कैस्पियन सी के तट पर है, और दूसरी तरफ जो आपका आर्मेनिया है इसकी जो राजधानी है वो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, एरेवान है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे मैप में देखें तो ये जो इलाका है इनका यहाँ पे ये आप देखें तो ये पोर्शन अजरबैजान का है, ये आर्मेनिया का है, और ये जो पूरा इलाका जो डार्क कलर का दिख रहा है ये ही आपका नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है जिसको लेकर के इन दोनों के मध्य में तनाव है। वर्तमान में जो रशिया के द्वारा जो शांति सेना रखी गई है वो ये वाला इलाका है, और इस ये जो तनाव था इसमें ये जो डार्क कलर का है इसको अजरबैजान ने दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके अलावा यदि देखें तो इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अजरबैजान की यदि बात करें तो अजरबैजान यहाँ पे बड़े मैप में यदि देखें तो अजरबैजान की जो सीमा है एक तरफ कैस्पियन सी से लगी है, फिर एक तरफ रशिया है, यहाँ जॉर्जिया है और आर्मेनिया है, और इधर से ईरान लगा हुआ है। वहीं पर यदि आप आर्मेनिया को देखेंगे तो आर्मेनिया की सीमा जो है अजरबैजान से, याद रखिएगा आर्मेनिया जो है स्थलबद्ध देश है, तो अजरबैजान से लगा हुआ है, जॉर्जिया से और टर्की से और ईरान से लगा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है आपका राजीव गांधी हत्या के दोषियों की याचिका पर राज्यपाल को निर्णय करने की सख्ती के संदर्भ में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी हत्याकांड के पीछे बड़ी साजिश की जांच कर रही बहुविषयक निगरानी एजेंसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी MDMA, द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल को एजी पेरारिवलन जो कि ये इनकी हत्या के दोषी हैं, तो इनके जैसे दोषियों की क्षमा याचना पर निर्णय लेने में बाधा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जो कि राजीव गांधी की ये जो दोषी हैं इन्होंने क्षमा याचना के लिए एक इनके पास निवेदन प्रस्ताव भेजा था। इसके अलावा ये दोषी 2 दशक से जो है अधिक समय से जेल की सजा भुगत रहे हैं। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत
पेरा पेरा रिवलन की क्षमा याचिका पर निर्णय करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्यपाल को प्रदान किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 161 में, किसमें? 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों के संदर्भ में किसी विधि विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के जो दंड का आदेश है उसके निलंबन, परिहार या लवकरण की शक्ति प्रदान की गई है। अब थोड़ा सा ये जो प्रविलंबन, विराम, परिहार या लवकरण है ये क्या होते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे एक शब्द आता है क्षमादान, या इंग्लिश में कहते हैं पार्डन। तो क्षमादान जो है यह एक अनुग्रह होता है जिसकी मांग हम अधिकार के रूप में, मतलब दोषी है वो अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। क्षमादान यदि जिसको क्षमादान मिल जाती है, क्षमादान मिलने के बाद केवल उससे दंड को ही समाप्त नहीं करता है क्षमादान, आपके तो दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने अपराध किया ही नहीं अर्थात वह निर्दोष हो जाता है। वहीं लघुकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूट, तो लघुकरण क्या होता है? लघुकरण क्या करता है? ये बड़े दंड को कम करता है, जैसे कि कठोर कारावास की सजा को साधारण कारावास में बदल देना। यदि आप परिहार की बात करें, परिहार क्या होता है? रिमिशन, तो यह दंड की प्रकृति को बदले बगैर उसे कम करना, जैसे कि 1 वर्ष की कारावास की सजा को सश्रम कारावास की सजा है तो उसे कम करके 6 माह कर देना। तो यहाँ पर सश्रम कारावास ही रहेगा, उसकी प्रकृति नहीं बदली गई है। और विराम क्या होता है? विराम का मतलब होता है कि विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को साधारण कारावास में बदल देना। प्रविलंबन क्या होता है? यह जो है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना होता है। तो इतनी चीजें होती हैं। इसके अलावा राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है। किसी की मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। और याद रखिएगा आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया। 161 में राज्यपाल की और 72 में राष्ट्रपति की। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप अर्थात NPMPF के बारे में। इसका जो इंग्लिश में नाम है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो यह जो फ्रेमवर्क लाया गया है NPMPF, यह नीति आयोग और भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा अर्थात क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI द्वारा इस NPMPF की शुरुआत की गई है। इस प्रारूप का जो उद्देश्य है वो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करने के तरीकों में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। अब ये जो प्रारूप लाया गया है NPMPF, इसकी कार्ययोजना क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसकी कार्ययोजना में शामिल है कि बुनियादी विकास के लिए एक कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना, इसके साथ ही कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन के कार्य को संस्थागत बनाना और प्रोत्साहन देना एवं ऐसे पेशेवरों का एक कार्यबल बनाना। इसके साथ ही पेशेवरों की संस्थागत क्षमता और क्षमता में वृद्धि करना, यह भी इसकी कार्य योजना में शामिल है। आगे बात करते हैं हार्पून तटीय रक्षा प्रणाली, हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अमेरिका के द्वारा $2.4 बिलियन मूल्य की हार्पून रक्षा प्रणाली जो है ताइवान को बेची जा रही है। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी हार्पून तटीय रक्षा प्रणाली या जो डिफेंस सिस्टम है ये किसको बेची है, तो ताइवान को। इसके बारे में देखेंगे है क्या, तो हार्पून एक जो है प्रत्येक मौसम में कार्य करने में सक्षम ओवर द हाइजन एंटी शिप मिसाइल है। तो याद रखिएगा हार्पून क्या है, एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे मैकडॉनल्ड डगलस द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। अगला है 27 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाती है। यह दिवस यह दिवस 27 अक्टूबर आया कैसे, तो वर्ष 1947 में इसी दिन अर्थात 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहली बार उतरे थे और सेना की इस टुकड़ी ने श्रीनगर के बाहरी इलाके से आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के हमले से बचा लिया था। चूँकि पाकिस्तान समर्थित जो कबायली थे उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था, तो इसी अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर भारतीय सेना भेजी गई थी। आगे चलते हैं परंपरा श्रृंखला संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय पर्व के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में
नाट्य तरंगिणी यह एक संस्था है, इसके द्वारा आयोजित संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय पर्व परंपरा श्रृंखला 2020 जो है इस वर्ष ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। क्यों? कोविड-19 की वजह से। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो नाट्य तरंगिणी जो प्रदर्शन कला केंद्र है, इसकी शुरुआत कब होती है? वर्ष 1976 में भारतीय राष्ट्रीय नृत्य की कुचिपुड़ी शैली। कुचिपुड़ी शैली कहाँ पे है नृत्य की? तो यह तमिलनाडु की शैली है। तो कुचिपुड़ी शैली को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई थी और इसे पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर राजा राधा रेड्डी, यहाँ और नहीं होना चाहिए, डॉक्टर राजा राधा रेड्डी एवं कौशल्या रेड्डी द्वारा स्थापित किया गया था। और नाट्य तरंगिणी आज एक साधारण कुचिपुड़ी नृत्य विद्यालय से दिल्ली में एक विश्व स्तरीय प्रदर्शन कला केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है। तो याद रखिएगा नाट्य तरंगिणी कला केंद्र है कहाँ पे? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना कब होती है? वर्ष 1976 में। कुचिपुड़ी शैली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए किसके द्वारा? डॉक्टर राजा राधा रेड्डी एवं कौशल्या रेड्डी के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।